So then come to the seed. This is the main purpose of this one, and this is a legally sanctioned system. एक्चुअली सीड सर्टिफिकेशन का वर्क तभी स्टार्ट होगा जब आपकी वैरायटी जो है वो सीड एक्ट 1966 के तहत जो है वो मतलब नोटिफाइड हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है वो एक एक्ट से गवर्न होता है। दैट एक्ट इज कॉल्ड एज सीड एक्ट 1966, और उसी एक्ट में सारा प्रोविजन दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है ये सारा वर्क होना है। That's why it is called as a legally sanctioned system for quality control of seed certificacy for multiplication and production. ठीक है। Then come to the main function is to encourage the production of adequate quantity of genetically pure and good quality of seed. Genetically pure होना बहुत जरूरी है। अगर 1% भी अगर आपका जेनेटिकली इम्प्योरिटी मिलता है तो डेफिनेट है कि आपके इल्ड में जो है वो लॉस होगा और इल्ड आपको जो है ऑप्टिमम इल्ड नहीं मिल पाएगा। ठीक है। पर्टिकुलरली हाई पोटेंशियल इम्प्रूव एंड हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ द डिफरेंट क्रॉप। इवन कि अगर आप हाइब्रिड वेराइटी लेते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलर जीन जेनेटिक प्रोटीन का ज़्यादा मीनिंग रखता है, क्योंकि आपको फिर यील्ड नहीं मिलेगा और वहाँ पे दिस ऑल हैबिट्स आर वेरी मच सेंसिटिव, तो वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है। इवन दो अगर आप वैरायटी का भी अगर आप ये कल्टीवेशन कर रहे हैं तो जो आप सीड लगाने जा रहे हैं उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है एज वेल एज फिजिकल प्योरिटी है वो ऑप्टिमम स्टैंडर्ड तक होना चाहिए, so that we can get the proper yield. Then next slide is history of seed certification in India and Bihar. सीड सर्टिफिकेशन का जो वर्क है वो कैसे स्टार्ट हुआ और बिहार में कहाँ है और कैसे बिहार में स्टार्ट हुआ। तो जब सबसे पहले तो सीड सर्टिफिकेशन का एज ए वर्क जो है 1963 में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ने स्टार्ट किया था। एक्चुअली उस समय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन बना था और उस समय क्या है कि इस तरह का कोई भी सर्टिफिकेशन एजेंसी ऑल ओवर इंडिया में नहीं था। उसके बाद ही जो है पूरे स्टेट में जो है अलग अलग स्टेट में सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। और नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है इनका वर्क है जो आपकी वैरायटी जो नोटिफाइड है इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनका ये फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन का वर्क करते हैं। पहले इनको ये टास्क दिया हुआ था कि ये ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन भी करें, लेकिन चूंकि यूनिवर्सिटी हमारे पास बहुत सारी आ गई, इंस्टीट्यूट हो गए, आईसीआर हो गए, नाउ दे आर वेरी मच कैपेबल टू प्रोड्यूस द सीड ब्रीडर सीड, इसलिए ब्रीडर सीड का कंपोनेंट जो है अब ये ज्यादातर नहीं करते हैं। मेनली इनका कंपोनेंट जो होता है फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट ये है कि ये 19 ये यहाँ वहाँ इन्हीं को ये टास्क दिया गया कि आप सीड सर्टिफिकेट को, इनके पास सारा एक्सपीरियंस था तो इन्हीं को टास्क दिया गया कि आप सीड सर्टिफिकेशन का वर्क यहाँ शुरू करें मतलब इंडिया में। और ये लीगली सैंक्शन सिस्टम है जो कि 1966 में जो कि जो सीड रूल बना 1968 में, उसके तहत इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और ये हुआ कि द सीड एक्ट 1966 प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड इम्पेटस फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी बाय द स्टेट। इस एक्ट के एस्टैब्लिशमेंट होने के बाद जो है ये आ गया कि अब हर एक स्टेट में जो है नेशनल हर एक स्टेट में अपना एक स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होगा। ठीक है। एंड महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश एन ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी। उन्होंने 1970 में सबसे पहले एस्टैब्लिश किया महाराष्ट्र, और जो कि जो पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर था। और उसके बाद कर्नाटका में इसको एस्टैब्लिश किया गया, फर्स्ट स्टेट था जो कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को एज ए ऑटोनॉमस बॉडी के फॉर्म में एस्टैब्लिश किया गया। तो हर एक स्टेट का डीलिंग का तरीका अलग अलग है। और जो बिहार में एस्टैब्लिश किया गया है ये 1866 में जो 1860 जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके तहत सेक्शन 21 में एज ए रजिस्टर्ड किया गया है इसको, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। और ये एक्चुअली 29 मार्च 1979 को रजिस्टर्ड हुआ है। और इसमें एक चीज ये है कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर ये वर्किंग करता है। जैसे महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश किया गया उसी तरह से बिहार में भी एस्टैब्लिश है, और ये भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही काम करता है। ये ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, लाइक इंस्टीट्यूट, लाइक यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है। ये टोटली गवर्न होता है बिहार गवर्नमेंट के
रेगुलेशंस है, और साथ ही साथ ये है कि ये इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो डायरेक्ट उसके अंदर कंट्रोल में है। ठीक है। और पहले ये था कि जब ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी सर्टिफिकेशन का वर्क आया, तब ये हुआ कि हु विल गो फॉर द ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जैसे आप लोग जानते होंगे कि ऑर्गेनिक हम प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें सर्टिफिकेशन कराना पड़ता है। अनटिल अनलेस कि आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं कराते हैं तो फिर आपके प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, तो फिर आप उसको एज ए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के फॉर्म में आप उसको जो है सेल नहीं कर सकते। एट प्रेजेंट जो है अभी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी जो है वो लगभग 22 स्टेट्स में वर्किंग में है अभी। ठीक है। और अभी नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो सभी स्टेट में लगभग है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वहाँ सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी नहीं है। सिर्फ आपका आसाम जो स्टेट है वहाँ पे है, जो कि चारों ओर गवर्न करता है। और किसी भी स्टेट में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे सर्टिफिकेशन एजेंसी एज ए सेपरेट नहीं है। तो जो बिहार से स्टेट सर्टिफिकेशन एजेंसी का एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद इनको एक और टास्क दिया गया है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का भी इनको वर्क दिया गया है, जिससे कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी सर्टिफिकेशन कर सके। तो अभी इसका नाम बदल के बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी हो गया है। ठीक है। And then come to the in India seed certification is voluntary but labeling is compulsory। अब इसका मतलब ये है कि जो सीड सर्टिफिकेशन का जो वर्क है इंडिया में, जो 1966 एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है कि आप सर्टिफिकेशन का जो काम है वो किसी ग्रोअर के लिए ऑप्शनल है। वो करा भी सकता है, नहीं भी करा सकता है, मैंडेटरी नहीं है कि उनको करा करके ही सीड को सेल करना है। अगर वो चाहें तो अगर सर्टिफिकेशन करा सकते हैं, उनकी इच्छा है, नहीं कराना चाहें तो नहीं करा सकते। लेकिन सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 के अंदर ये बात दी गई है कि आपको लेबलिंग का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप कमर्शियल लेवल पे अगर आप सीड का सेलिंग कर रहे हैं तो आपको लेबल, जैसे और प्रोडक्ट का लेबल होता है जिसमें आप सारा कंटेंट देखोगे, जैसे आप सोप खरीदते हैं, चाहे कोई पैकेट खरीदते हैं, या फिर आप जैसे कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर लेबल लिखा होता है। तो वही उसी तरह का लेबलिंग जो है, अगर आप कोई पैकेट बना करके अगर सीड को ऑन ए कमर्शियल बेसिस अगर वो सेल कर रहा है अंडर ए पर्टिकुलर लाइसेंसिंग, तो उनको लेबलिंग तो करना है। लेबलिंग इज द मस्ट एंड कंपलसरी। बट लेकिन सर्टिफिकेशन आप कराएं चाहे नहीं कराएं, आपकी इच्छा है। तो अब उनके पास से जो सीड सेलर हैं, जो सीड ग्रोअर हैं, उनके पास ये ऑप्शन ही होता है कि वो क्या करें। उनके पास ये ऑप्शन है कि अगर वो बीडरशिप तो खैर कर नहीं सकते, फाउंडेशन सर्टिफाइड में अगर वो सेल नहीं कर पा रहे हैं तो वो टीएल सीड बना करके सेल करते हैं। लेकिन अगर आप टीएफएल सीड अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसमें आपको लेबलिंग कराना होगा, लेबलिंग आप उसमें देना होगा, बिकॉज यू आर सेलिंग द सीड अंडर द पर्टिकुलर ब्रांड नेम। और ब्रांड नेम अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉफिट में अर्निंग कर रहे हैं, और दैट इज गोइंग टू बी ऑन कमर्शियल बेसिस। आपका रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। अगर रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है तो लेबलिंग आपको करना होगा। ठीक है। Then come to the certification should be conducted by the certification agency। अब से नेशनल सीड कॉर्पोरेशन अब वो वर्क को नहीं करता है, सर्टिफिकेशन एजेंसी है, उनको ये काम दिया गया है। और उनका वर्क जो है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द सीड एक्ट 1966 में उनका सारा वर्क मेंशन किया हुआ है। तो हम लोग सीड एक्ट 1966 को अलग से देखेंगे, उसके बारे में साइलेंट फीचर को पढ़ेंगे, क्योंकि एट द यूजी लेवल किसी एक्ट को अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है, समझना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप सीड एक्ट को अगर 2-3 बातों को अगर आप ध्यान में रखें तो आपका काम अच्छा हो जाएगा। एक 2-3 सेक्शन है जिसके बारे में हम लोग उसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नटसेल में हम पूरा एक्ट पे फोकस नहीं करेंगे। जो मेन पॉइंट्स है वी विल डिस्कस अबाउट दैट मेन पॉइंट्स। ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक आप लोग ओके हैं। एंड देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीड सर्टिफिकेशन क्या है, क्यों मतलब क्यों सीड सर्टिफिकेशन का इतना वर्क इतना मतलब एस्टैब्लिश किया गया है। तो सिंपल सा है कि इसमें सिस्टेमिक इंक्रीज ऑफ द सुपीरियर वैरायटी, जो सुपीरियर वैरायटीज हैं उनको सिस्टेमिकली जो उनको इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप वैरायटी है, क्योंकि अगर आपके पास क्वालिटी सीड अवेलेबल नहीं होता है तो फिर प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी सीड अगर अवेलेबल नहीं होता है तो जो प्रोडक्शन का जो टारगेट है मे भी हो सकता है यू कैन नॉट अचीव। ठीक है।
अब देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू वैरायटीज एंड देयर रैपिड इंक्रीज अंडर एप्रोप्रिएट एंड जनरली एक्सेप्टेड मीन्स। तो जो भी है जो वैरायटी का उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, साथ ही साथ उनका रैपिड इंक्रीज भी कराना है, क्योंकि अगर वो आप सर्टिफिकेशन अगर आप कराते हैं तो इसमें एक चीज बहुत डिफरेंस है कि जैसे अगर आप सर्टिफिकेशन कराते हैं तो आपको एक एज मिलता है, एक मार्जिन मिलती है, जो कि जो सर्टिफिकेशन नहीं कराया है वो सीड और जो सर्टिफाई कराया दोनों के बीच में काफी अंतर है। जो अगर सर्टिफाई कराया है तो उसको सेलिंग करना भी इजी है, एंड देन यू कैन गो फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि इसमें जो प्राइसेस जो है वो ज्यादा आपको मिलने के चांसेस होते हैं टीएफएल सीड में कंपैरिजन टू टीएफएल सीड फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड में। तो ये आपके लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी ऑप्शन है। एंड देन प्रोविजन ऑफ फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ कंपेरेबल मटेरियल बाय केयरफुल मेंटेनेंस। तो इनका जैसे सर्टिफिकेशन एजेंसी का वर्क सिर्फ यही समाप्त नहीं हो जाता है, उनका जो मेन वर्क है वो फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड का प्रोडक्शन, उसकी मॉनिटरिंग एंड उसका सर्टिफिकेशन का सारा वर्क उनको करना होता है अगर किसी ने अप्लाई किया है तो। साथ ही साथ जब बीडर सीड प्रोडक्शन का वर्क होता है जैसे इंस्टीट्यूट में होता है, जैसे हमारे यहाँ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अगर 18 और 20 वैरायटी अगर रिलीज की है और उनकी वैरायटी जो है जो नोटिफाइड अंडर द सीड एक्ट 1966 के अंदर, तो उसमें ये है कि उस 18 से 20 वैरायटी का ब्रीडर सीड प्रोडक्शन का वर्क बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को करना है। उनकी ये जो मैंडेट है, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके लिए उनको जो है इंडेंट भी प्रोवाइड किया जाता है कि आप अगले साल के लिए बीज प्रोड्यूस करके हमें देंगे। इसके लिए आप जैसे 22 में हमें अगर वो इंडेंट लीव करने वाले हैं तो 21 में आपको प्रोडक्शन का एक टारगेट देते हैं कि आप 22 में जो है हम इतना 50 क्विंटल बीज लेके जाएंगे, तो उसके लिए जो है 21 में जो है आप मेरे लिए 50 क्विंटल का बीज प्रोड्यूस कीजिए, जो कि ये सारा इंडेंट जो है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कंपाइल हो करके डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर से कंपाइल होकर के आपके पास आता है यहाँ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो रिसीव होता है, फिर हम लोग उस पर जो है वर्क करते हैं और ब्रीडर सीड प्रोडक्शन करके और फिर हम जो है रिपोर्ट करते हैं, फिर वो इसकी लिफ्टिंग होती है। साथ ही साथ ये भी है कि जो ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन है उसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम का एक पूरा सेटअप है, और मॉनिटरिंग टीम में जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी है वहाँ का भी एक मेंबर जरूर होता है, पर्टिकुलर डायरेक्टर ऑफ द सर्टिफिकेशन एजेंसी है उनका रहना होता है, अदरवाइज उनके जो नॉमिनी है वो उनको मतलब उन पे उस टीम में उनको रहना है। ये पूरा वर्क है जो सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी का है, क्वालिटी सीड है एंड नोटिफाइड काइंड ऑफ वैरायटी से उनको मतलब उनका एरिया बढ़ाना है और उनका सीड प्रोड्यूस करके फार्मर्स को अवेलेबल कराना है। एलिजिबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेशन क्रॉप वैरायटीज का वही होगा जो सेक्शन 5 ऑफ द सीड एक्ट है 1966। और आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये सेक्शन आपसे जरूर पूछा जाएगा, कि 2-3 क्वेश्चन सीड एक्ट से आपसे जरूर पूछा जाता है। अगर आप इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं चाहे आप एक्सटर्नल एग्जाम दे रहे हैं तो आपसे जरूर ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आप ये जरूर जानते होंगे इस किस सेक्शन के अंदर जो है वो मतलब जो सर्टिफिकेशन का वर्क होता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन उसी वैरायटी का हो सकता है जो वैरायटी सेक्शन 5 ऑफ द सीड एक्ट 1966 के तहत नोटिफाइड है, तभी वो वैरायटी जो है सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको एक प्रोसीजरल मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे जैसे बिहार एग्रीकल्चर, आप पूरा चेन को समझने की कोशिश कीजिए, होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, चेन को समझना है। जैसे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कोई वैरायटी को आइडेंटिफाई किया अपने रिसर्च स्टेशन पे, उन्होंने अपने यहाँ आइडेंटिफाई करने के बाद जो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट में जो है मटेरियल को भेज दिया, वहां पे असेसमेंट होने के बाद ये हुआ ये वैरायटी जो है चेक वैरायटी से बिल्कुल अलग है, वो काम कर रही है, तो एज ए वैरायटी के फॉर्म में उसको रिलीज कर दिया गया। ठीक है, रिलीज होने के बाद जो है वो वैरायटी जो नोटिफाई हुआ, नोटिफाई होने के बाद जो है और वो नोटिफिकेशन जो होता है वो सीड एक्ट 1966 के तहत सेक्शन 5 के अंदर होता है, और जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाता है पर्टिकुलर वैरायटी का, ठीक है, वो नोटिफिकेशन होने के बाद जो है सारा डेटा जो है पर्टिकुलर सारे सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को ये सबमिट हो जाता है कि पर्टिकुलर वैरायटी जो है इस डेट से जो है नोटिफाई कर दी गई है, और सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के पास सारा डेटा होता है
कि वो जो नोटिफिकेशन किस डेट से हुआ है, किस एरिया के लिए हुआ है, ये सब उसमें पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, पर्टिकुलर वैरायटी के लिए मेंशन होता है। ठीक है? साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि कोई स्टैंडर्ड होता है, जैसे अभी हम लोग आप लोग को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जो सर्टिफिकेशन है, अगर कोई प्रोडक्ट अगर आप सर्टिफाई कर रहे हैं, जैसे आप कोई प्रेस खरीदते हैं, या अगर आप कोई सोप खरीदते हैं, या अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदते हैं, या मोबाइल खरीदते हैं, या एसी खरीदते हैं, या फ्रिज खरीदते हैं, तो आपको कभी ये नहीं लगता होगा कि आईएसआई स्टैंडर्ड है या नहीं है, कोई ना कोई स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर अभी आप अगर फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एफपीओ का एक लेवल आप उसमें देखते होंगे, फूड प्रोडक्ट समथिंग प्रोसेसिंग का है, तो उसमें है कि ये है, अगर वो लेवल लग रहा है, इसका मतलब ये कि सारे स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। अगर सर्टिफिकेशन होने के बाद सर्टिफिकेशन का टैग अगर लग रहा है, इट मीन्स कि उसमें सारे स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है, और फॉलो करने के बाद ही जो सर्टिफिकेशन टैग दिया गया है। ठीक है? तो अगर टैग लगा है, ये अंडरस्टूड होता है, और कंज्यूमर के लिए भी अंडरस्टूड होता है कि सारे सिस्टम को फॉलो करके टैग को इशू किया गया है। और इसके लिए ये कि आपको हर एक का स्टैंडर्ड दिया जाता है कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो होगा। जैसे अगर सीड है तो सीड का स्टैंडर्ड क्या होगा, अगर उसका सीड है तो हो सकता है कि जर्मिनेशन परसेंट हो, मॉइस्चर कंटेंट हो, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट पेस्ट डिजीज हो, जैसा कि हम लोगों ने आप लोगों को सीड क्वालिटी के पैरामीटर में डिस्कस किया है, और उसमें कंटेंट दिया गया है आप लोगों को, वही कंटेंट के बेसिस पे स्टैंडर्ड बना हुआ है, और वही स्टैंडर्ड को जो है हर एक सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी में चेक करता है कि जो वैरायटी उनके पास नोटिफाइड होने के लिए आया है, सर्टिफाई होने के लिए, क्या उसने वो स्टैंडर्ड को फॉलो किया है कि नहीं किया है। ठीक है? साथ ही साथ ये भी है कि सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को ये सारा डेटा भी उनको रखना पड़ता है, और कि जो भी चेंजेस हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड में कोई भी चेंजेस होता है, वो सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड का जो भी चेंज होता है, वो कोई नोटिफाई नहीं कर सकता। वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, फार्मर्स वेलफेयर, उनका ये वर्क है, वही उसको नोटिफाई करते हैं। जैसे अगर किसी क्रॉप में अगर जर्मिनेशन परसेंटेज अगर 80% अभी एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको अगर चेंज करके उसको 85% करना है, तो ये कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, उन्हीं को करना है, और वो पर्टिकुलर स्टेट से नोटिफाई करेंगे, और नोटिफाई होने के बाद उसका डेटा जो है सारे से सर्टिफिकेशन एजेंसी को मिल जाता है कि इस डेट से इस क्रॉप का जो है ये सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड बदल चुका है। अब सारे को वही फॉलो करता है। आपसे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदर सीड इज मेंट फॉर सर्टिफिकेशन और नॉट। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में, या सारी चीजें में। यहाँ स्टेटमेंट क्लियर कट लिखा हुआ है, वेदर सीड इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टिफिकेशन। यहाँ पे इसका सीड सर्टिफिकेशन का कोई प्रोसीजर नहीं है। अभी जो सीड एक्ट 1966 में जो काम चल रहा है, उसमें बीडर सीड को अभी एग्जेम्प्ट किया गया है। अब लेकिन अब ये डिस्कशन में है कि वेदर बीडर सीड शुड बी गो फॉर सर्टिफिकेशन और नॉट। लेकिन अभी फिलहाल इस पर स्टडी चल रही है, स्टडी के फाइंडिंग आने के बाद जो है इसको देखा जाएगा कि बीडर सीड को भी सर्टिफिकेशन के परव्यू में लाना है कि नहीं लाना। अभी सिर्फ और सिर्फ दो ही क्लास का जो सीड है वो सर्टिफिकेशन के परव्यू में है, दैट इज फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड। बीडर सीड इज स्टिल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सर्टिफिकेशन। ये आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। हो सकता है एग्जामिनेशन में आप लोग को ये जो है पूछा जाए, तो फॉल्स में आप लोग को मिल सकता है। देन कम टू द फेजेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन और सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर। अब फेज क्या क्या है, जैसे अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें कई फेजेस होते हैं। जैसे अगर आपका यहाँ एडमिशन हुआ है, तो एडमिशन के समय भी आपका अपने एग्जाम पीएम जो एंट्रेंस टेस्ट दिया, एंट्रेंस टेस्ट के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग होने के बाद जो है फिर आपको कॉलेज अलॉट किया गया, कॉलेज में कोर्स अलॉट किया गया, कोर्स मिलने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन फी भरा, रजिस्ट्रेशन फी भरने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन कराया, कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराया, और उसके बाद जो है आपका क्लास स्टार्ट हो गया। यहाँ पे फुल प्रोसीजर से आप मुझे करते हैं। जिस एक्चुअली क्या है कि जो वैरायटी का रिलीज एंड नोटिफिकेशन है, ये फुल एस्टैब्लिश प्रोसीजर है इंडिया में। ठीक है, इनकी आउटसाइड कंट्री में भी है। इसमें क्या होता है, जैसे बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ब्रीडिंग मेथड के थ्रू जो है कई सारे क्रॉप पे काम हो रहा है। ठीक है,
और कई सालों के बाद वर्क करने के बाद 6-7 साल, 8 साल, 10 साल वर्क करने के बाद जो है आपको ये मिलता है कि आपके पास एक वैरायटी आइडेंटिफ़ाई हो रहा है। मीन्स कि आपको एक लाइन मिलता है, जहाँ लाइन में ये मिलता है कि वो चेक वैरायटी जिससे आप कंपैरिज़न कर रहे हैं, उससे वो वैरायटी वो लाइन जो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। वेदर इट इज़ बेस्ड ऑन द यील्ड और क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, वो एक अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। आपने साइंटिस्ट जो है उन्होंने यहाँ पे जो है उनको कुछ लाइन्स जो है वो मिल रहा है। तो वो फिर पर्टिकुलर जो है रिसर्च काउंसिल मीटिंग में वो फिर आइडेंटिफ़ाई किया जाता है। वो एक आइडेंटिफ़ाई होता है कि ये पर्टिकुलर जो है वो अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है और इनका जो ये जो वैरायटी है कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस है इनका। तो अब ये है कि इसके बाद जो है ये प्रपोजल होता है कि आप इसे मतलब यहाँ पे प्रेजेंट करने से पहले भी आप जो है अगर आपको लगता है तो आप ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि आईसीआर जो है जिसका मतलब वो चेक करता है देखता है सारा। ठीक है, तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है वो हर एक क्रॉप का एक अलग अलग सेंटर बना हुआ है। ठीक है, वो जैसे वीट का अलग है, पैडी का है, मेज का है, चिक्की का है, सबका अलग अलग सेंटर है। ऑल इंडिया क्वालिटी रिसर्च प्रोजेक्ट का वर्क है कि अगर अपनी लाइन को या बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने अपनी लाइन को वहां सबमिट किया है तो वहां पे वहां वर्क होता है। वहां पे 3 फेज में वर्क होता है, इनिशियल वेराइटल ट्रायल, एडवांस वेराइटल ट्रायल 1, एडवांस वेराइटल ट्रायल 2। इसके बाद जब आपकी एंट्री जो वहाँ एंट्री कहा जाता है, जैसे अगर आपने लाइन भेजा है वहां पे तो हम लोग उसको एंट्रीज बोलते हैं क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन किसी को पता नहीं रहता। ठीक है, वो एक कोड वर्ड के तरह से आपका कॉपी अगर कहीं चेक होने जा रहा है तो कोड वर्ड के तहत जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका सारा डिटेल जा रहा है, ये नॉर्मल प्रोसीजर है। तो वहां भी एंट्री के फॉर्म में जाता है और एंट्री किसी को पता नहीं रहता कहाँ की वैरायटी है, कौन सी वैरायटी, कुछ पता नहीं रहता। सिर्फ एंट्रीज का नाम होता है, एक कोड होता है, उसके तहत उसको दिया जाता है। इनिशियल वैरायटल ट्रायल में ही बहुत सारी एंट्री जो छट जाती है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, आपकी एंट्रीज गई है लेकिन वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि मिनिमम 2 लोकेशन पे एंड मिनिमम आई एम सेइंग मिनिमम 2 लोकेशन एंड मिनिमम 2 सीजन आपको स्टडी करना होता है। वहाँ पे स्टैटिस्टिशियन है, स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के तहत जो है सारा वेरिएशन को चेक किया जाता है। उसके बाद वो सारा डेटा जो है वर्कशॉप अगर किसी क्रॉप का होता है, जैसे वीट का वर्कशॉप है या पैडी का वर्कशॉप है, अगर वर्कशॉप होता है तो वर्कशॉप में सारा डेटा प्रेजेंट होता है। कंसर्न सेंटर डेटा को प्रेजेंट करता है। अगर वहां पे डिसीजन होता है कि अगर वैरायटी को क्या वो रिलीज के लायक है या नहीं। अगर वहां से ये ओके हो जाता है कि ठीक है वैरायटी जो रिलीज के लायक है तो फिर उसके बाद जो है वहाँ रिलीज नहीं होता। वहां पे फिर वैरायटी का रिलीज प्रपोजल जो है कंसर्न बीडर जो उसके रिस्पॉन्सिबल है रिलीज प्रपोजल तैयार करते हैं और वो रिलीज प्रपोजल जो है सबमिट किया जाता है। आपका एक कमिटी है सेंट्रल लेवल पे, उस कमिटी को सबमिट किया जाता है। वहां से रिलीज प्रपोजल ओके होने के बाद तो आपकी वैरायटी रिलीज होती है। लेकिन सिर्फ रिलीज होने से काम नहीं चलता है। रिलीज होने के बाद एक कमिटी है सेंट्रल सब कमिटी ऑन क्रॉप स्टैंडर्ड रिलीज एंड नोटिफिकेशन जो कि सीड एक्ट 1966 के तहत बनाया गया है। और उस कमिटी का वर्क है कि वो रिकमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इस वैरायटी को पर्टिकुलर इस एरिया के लिए नोटिफाई करना चाहिए। और वो रिकमेंड करता है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उस पर्टिकुलर वैरायटी को वो नोटिफाई करता है ये लिख करके कि ये इस एरिया में जाएगा, ये इस स्टेट में जाएगा, ये स्टेट में जाएगा, ये स्टेट में जाएगा। ठीक है, ये पूरा फुल प्रोसीजर है। और तब आपकी वैरायटी जो है, अब आप जो वैरायटी जो आपने ब्रेड किया है वो फिर आपका ब्रेडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड के फीडर सीड, फाउंडेशन सीड एंड सर्टिफाइड सीड के चेन में वो आ जाता है। अब आप ब्रेडर सीड प्रोडक्शन करेंगे, फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन करेंगे, सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करेंगे। तो ये पूरा वर्क है ये। ठीक है, एंड वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप कभी आप लोगों को एमएससी करने का अगर ये लगे कि वांट टू डू एमएससी तो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा एंड होल प्रोसीजर इज वेरी वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड पूरा वर्क है इसी। और पर्टिकुलर साइंटिस्ट जो वर्क कर रहे हैं उनका पूरा लाइफ ही इसमें चला जाता है, लाइफ ही जाता है पूरा। एक वैरायटी पे, 2 वैरायटी पे, 3 वैरायटी पे, 4 वैरायटी पे, 35 वैरायटी पे काम चल रहा है क्योंकि एक साथ एक साइंटिस्ट एक वैरायटी पे एक साथ काम कर रहे होते हैं।
इक्विवेलेशन मिलता है, उस वैरायटी पे वो काम कर रहे होते हैं, फिर 8 से 10 साल बाद उनको रिलीज़ एंड नोटिफ़ाई कराना होता है। तो ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। नंबर ऑफ वैराइटीज़ आर देयर, ठीक है?